गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वंडरफुली वेल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुझे एक बार कॉन्फर्मेशन दो, अगर आप सभी को मेरी आवाज जो है एकदम क्लियर आ रही है, वीडियो एकदम परफेक्टली दिखाई दे रहा है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फाइनल क्लास ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। हमने बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स किए हैं पिछले 2 दिनों में, उनको आगे बढ़ाएंगे, क्लोज करेंगे। आज आपका पहला असाइनमेंट भी आपके सामने आने वाला है, जहां पर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं आप सॉल्व करेंगे। और कल जो है मोस्ट प्रोबब्ली इसका डाउट सेशन भी हम लगाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक बार कॉन्फर्मेशन दीजिए इफ माय वॉइस इज परफेक्टली ऑडिबल टू यू एंड द वीडियो इज क्रिस्टल क्लियर। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। चलिए शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास की। आपने देखा होगा पिछले 2 दिनों में हमने बहुत सारी चीजें सीखी। जैसे सबसे पहले हमने सीखा कि सब्जेक्ट्स को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, उसके लिए हमें कोई बहुत सारे रूल्स याद करने की जरूरत नहीं है, हमें बहुत सारी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम अगर अपना बेसिक कॉन्सेप्ट बना लें कि किस तरीके से हम वर्ब्स को आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम बड़े ही आसानी से जो है एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे और जो क्वेश्चंस हमें काम आते हैं या जिस तरीके के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो भी हम क्रैक कर पाएंगे। आज का हमारा जो तीसरा दिन है, यानी जो फाइनल क्लास है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर या पहलू के बारे में बात करेगा जो हमारे एग्जामिनेशन में हमसे पूछा जाता है। वो क्या पहलू है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बात करने जा रहे हैं सब्जेक्ट्स के बारे में, वर्ब्स के बारे में। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन से मैंने ये सवाल उठाए हुए हैं। पहले मैं चाहूंगा कि एक बार आप खुद इनको एक्सप्लोर करें, ठीक है। एक्सप्लोर करने के बाद फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। आपके सामने ये जो 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये प्री और मेंस दोनों में ही पास्ट ईयर में पूछे गए हैं। अब आप कहेंगे मेंस में पूछे गए तो बहुत हाई फाई लेवल का कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट हमेशा सिंपल होते हैं, उसको कॉम्प्लिकेट हम खुद कर रहे होते हैं, तो हमें नहीं करना। हम सिर्फ इन क्वेश्चंस को देखें और ये समझने की कोशिश करें कि यहां पर क्या गलती जो है वो हो रही है या क्या गलती हमें जो है वो नजर आ रही है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आज हम कौन से कॉन्सेप्ट को जो है वो डील करने वाले हैं। पढ़िए जरा एक बार बढ़िया तरीके से इसको। चलिए चलिए आई होप आपने देख लिया होंगे। जरा समझते हैं। देखो ये क्वेश्चंस के पास हम आएंगे अभी, जब क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे उसके बाद हम दोबारा इन तीनों क्वेश्चंस पर आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि क्लास जो हमारी है वो क्या आज का इंटेंशन या मोटिव लेकर आ रही है। देखिए हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो प्रपोजिशंस होते हैं उनका रोल क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में। और यहां से बहुत सारे सवाल जो है आपको एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, देखिए मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा और इससे ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे अगर मैं कहता हूं one of the politicians have denied the claims. One of the politicians have denied the claims. अगर आप इस सामने सेंटेंस को देखेंगे, बहुत बेसिक सा बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है। हो सकता है शायद आपको इसका आंसर भी पता हो, लेकिन हम आंसर पर फोकस नहीं कर रहे, हम किसी और चीज पर फोकस कर रहे हैं। जैसे समझिए इस बात को कि आप यहां पर जानते हैं कि जो हमारा वर्ब फॉर्म लगा है वो हैव डिनाइड लगा हुआ है, हाँ है ना। अब ये जो हैव डिनाइड लगा है ना, ये हैव डिनाइड किसके लिए लगा होगा? ऑब्वियसली बात है सब्जेक्ट के लिए लगा होगा। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पॉलिटिशियंस हमारा सब्जेक्ट हो सकता है।
एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी वन हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि वन एक प्रोनाउन होता है और पॉलिटिशियंस एक नाउन होता है। पहली क्लास में बताया था कि सब्जेक्ट बनने की क्षमता एक नाउन में भी होती है, प्रोनाउन में भी होती है। सवाल है कि हम सब्जेक्ट चूज किसको करें। तो इस केस में क्या होता है, हमारा जो वन लिखा हुआ है वो सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, ये जो पॉलिटिशियंस है ये सब्जेक्ट नहीं है। अब सवाल है ऐसा क्यों है, क्यों पॉलिटिशियंस को हम सब्जेक्ट नहीं बोल रहे हैं, वन को बोल रहे हैं। इसके दो उपाय हैं। पहला, जब आप इसके मीनिंग में जाएंगे, कहा जा रहा है कि वन ऑफ द पॉलिटिशियंस का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे राजनेता हैं, उनमें से कोई एक, यानी बात कितने की हो रही है, एक की हो रही है। तो इतने सारे पॉलिटिशियंस में से किसी एक ने इन क्लेम्स को नकार दिया। डिनाई का मतलब नकारना होता है, नकार दिया है, यानी कितने लोगों ने नकारा है। तो आप देखेंगे कि एक ने ही नकारा है। अगर एक ने नकारा है तो यहां पर हैव नहीं होना चाहिए, हैव होना चाहिए। पहला तो मीनिंग से हमें क्लियर हो रहा है कि जो सब्जेक्ट है वो एक है, और एक है तो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हैज है। अब इस क्वेश्चन में तो आपको आसानी हो रही है समझने में, आप बड़े आसानी से पकड़ ले रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं होगा। एग्जामिनेशन में आपको ऐसे सिंपल क्वेश्चंस कम देखने के लिए मिलेंगे। मेन मुद्दा क्या होगा एग्जामिनेशन में, बड़े सेंटेंसेस आएंगे, तब आपके लिए ये लॉजिक लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इस लॉजिक को हम अगर बिल्कुल सिंपल बना दें, तो देखो एक बात को समझना, बहुत ध्यान से सुनना। देखो कोई भी सेंटेंस अगर क्रिएट किया जा रहा है, तुम्हें पता है कि उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, और बीच में दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे, जैसे एडजेक्टिव है, प्रपोजिशन है, कंजंक्शन है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर आपके सेंटेंस में वर्ब से पहले कोई प्रपोजिशन लिखा हुआ है, जैसे आप देखो ये वर्ब है ना आपका, इस वर्ब से पहले अगर कोई प्रपोजिशन लिखा हुआ है, जैसे यहां पर ऑफ प्रपोजिशन लिखा हुआ है ना, ये रहा वर्ब, वर्ब से पहले आपका ऑफ प्रपोजिशन लगा हुआ है, तो आपको यह समझ लेना है द मोमेंट उस सेंटेंस में वो प्रपोजिशन आ गया, तो प्रपोजिशन के बाद आने वाले जो भी नाउन्स हैं वो कभी भी सब्जेक्ट बनने की क्षमता नहीं रख पाएंगे, वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन पाएंगे। सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी प्रपोजिशन को लिख रहे हैं तो प्रपोजिशन के बाद आने वाले वर्ड्स कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो पाएंगे। सब्जेक्ट बनने की क्षमता उन्हीं शब्द में होगी जो प्रपोजिशन से पहले होगा। अब प्रपोजिशन से पहले अगर आप देखोगे तो यहां पर सिर्फ एक शब्द है, और वो शब्द है वन, और वन एक प्रोनाउन है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये जो वन है ये आपका सब्जेक्ट है, और इस वजह से यहां पर हैज डिनाइड आना चाहिए, ना कि हैव डिनाइड आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में बहुत सवाल लेकर आता है। कुछ लोग इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाएंगे, कुछ आपको प्रपोजिशन चैप्टर में पढ़ाएंगे, कुछ आपको प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ाएंगे, कुछ आपको नाउन चैप्टर में पढ़ाएंगे। लेकिन पढ़ाया कहीं भी जाए, लेकिन इसका होलसम लॉजिक ये है कि अगर किसी भी सेंटेंस में आप प्रपोजिशन देख रहे हो तो उसके बाद सब्जेक्ट मत ढूंढिएगा, सब्जेक्ट हमेशा उससे पहले ढूंढिएगा, तब जाके जो है आपका राइट आंसर जो है वो क्रिएट होगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो यहां पर आपका सब्जेक्ट क्या है, वन इज योर सब्जेक्ट। बात समझ में आई? तो इसीलिए यहां पर हैज आ रहा है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे हो सकता है नए हो, पिछले साल एसबीआई में यहां से एक सवाल आया था जो मैंने पहले पेज पर लिखा है, पिछले से पिछले साल, वो भी मैं अभी आपको करवाऊंगा। जरा गौर से सुनिएगा। आप में से जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता देता हूं कि अगर वो अवेयर नहीं है कि प्रपोजिशंस क्या होते हैं, तो प्रपोजिशंस ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे ऑफ है, एट है, इन है, ओवर है, बिटवीन है, एमंग है, फ्रॉम है, टू है। ठीक है, ये जेनरिक वर्ड्स आपने बहुत सुने होंगे अपनी लाइफ में। तो ये क्या करते हैं, ये प्रपोजिशंस का काम करते हैं, जैसे इनटू है, क्वालिटी है। तो दीज आर बेसिकली प्रपोजिशंस। अगर आप मीनिंग में ना जाकर सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को भी अपने दिमाग में फिट कर लें तो आपकी 90% प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। कैसे? अभी मैंने अगर आपको ये कॉन्सेप्ट करवाया और मैं इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आपको पीछे वाले क्वेश्चंस में जाऊं जो कि प्री और मेंस दोनों के सवाल हैं, तो जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़िए जरा एक बार। डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड रशिया have increased significantly over the years, with both nations engaging in joint military exercises,
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स एंड डिफेंस इक्विपमेंट कोलैबोरेशन। इतना बड़ा सेंटेंस है, लेकिन बेसिक्स अगर हम याद रखें, हमें पता है कि अगर हम इस वर्ड को देखें तो ये हमारा वर्ब फॉर्म है। क्या है ये? वर्ब फॉर्म है। अब अगर ये वर्ब फॉर्म है तो ये किसी सब्जेक्ट के लिए लगा होगा, हाँ है ना। अब सब्जेक्ट के दावेदार यहां पर कौन है? इंडिया और रशिया। इंडिया और रशिया तो प्लूरल हो गए, एक और एक दो हो गए मिलकर ये। और दूसरा दावेदार कौन है? कोऑपरेशन, TION वाले शब्द भी नाउन होते हैं। अब सवाल यह है कि आप किसको सब्जेक्ट मानोगे? तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है कि आप इस बात को समझें कि ये जो बिटवीन लिखा हुआ है, ये बिटवीन एक प्रपोजिशन है, और अगर ये प्रपोजिशन है तो सब्जेक्ट इसके बाद नहीं आ सकता, सब्जेक्ट इससे पहले लिखा हुआ है। यानी डिफेंस कोऑपरेशन जो है वो आपका सब्जेक्ट है, और अगर डिफेंस कोऑपरेशन आपका सब्जेक्ट है तो इसका मतलब है यहां पर हैव इंक्रीज नहीं होना चाहिए, यहां पर हैव इंक्रीज्ड जो है वो आपका एप्रोप्रिएट और राइट आंसर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो डिफेंस कोऑपरेशन हैज इंक्रीज्ड जो है वो हमारे लिए बेटर आंसर रहने वाला है। क्लियर है? अब आप इसको मीनिंग में भी, मीनिंग के आधार पर भी समझ सकते थे कि डिफेंस कोऑपरेशन ही इसका क्या है? सब्जेक्ट है। कैसे? डिफेंस कोऑपरेशन जो है भारत और रशिया के बीच में बढ़ गया है। क्रिया क्या है? बढ़ गया है। आखिर बढ़ा क्या है? इंडिया और रशिया बढ़ गए हैं क्या? नहीं, इंडिया रशिया नहीं बढ़े हैं, उनके आपस का कोऑपरेशन बढ़ गया है। तो ये क्रिया के लिए ये नाउन लगा हुआ है, तो यही सब्जेक्ट होगा, तो हैज इंक्रीज। उसी तरह से आप देखेंगे ये सवाल भी जो है, आई थिंक RRB मेंस का पूछा हुआ सवाल है ये। जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो भी आप बड़े आसानी से जो है वो समझ जाएंगे। द आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीन्स फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म इनटू अनदर हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब देखो, हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड आपका क्या है? हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड आपका वर्ब फॉर्म है, दिस इज योर वर्ब फॉर्म। अब अगर हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड आपका वर्ब फॉर्म है तो ये लगा किसके लिए है? अगर सिर्फ ग्रामेटिकल लॉजिक पे जाना है तो आप देखो यहां पर ऑफ लगा हुआ है, तो ये इस पैटर्न पर अगर आप आंसर ढूंढोगे ना, 5 सेकंड में आप आंसर दे दोगे। आप कहोगे गोली मारो जीन्स को, गोली मारो ऑर्गेनिज्म को, गोली मारो हर चीज को, हमारा सब्जेक्ट आइडिया है। आप ऐसे दे दोगे फ्लिप ऑफ अ सेकंड में आंसर। आइडिया एक आइडिया है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो यहां पर हैज रिवॉल्यूशनाइज नहीं होना चाहिए, पर यहां पर हैज रिवॉल्यूशनाइज, मैंने हैज लगाना चाहिए तो हैज लगा दिया मैंने, ओरिजिनल क्वेश्चन में हैव लगा हुआ था, तो यहां पर क्या होना चाहिए? हैज ही होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? हैज ही इसका राइट आंसर आएगा, क्योंकि क्या है आपका जो सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट क्या है? आपका सब्जेक्ट है आइडिया, तो आइडिया के हिसाब से क्या होना चाहिए? हैज होना चाहिए। क्लियर है? हैज लगा दिया था मैंने गलती से, एग्जाम में हैव लगा हुआ आया था। नहीं तो आप कॉमन सेंस मीनिंग में जाइए। किस चीज ने रिवॉल्यूशनाइज किया है जेनेटिक इंजीनियरिंग को? जीन्स ने रिवॉल्यूशनाइज किया है, ऑर्गेनिज्म ने क्या? नहीं भैया, आइडिया ने किया है। तो ये जो है इसका राइट आंसर। आई होप क्लियर होगा। अब जरा इसी तरह से थर्ड सेंटेंस को पढ़ो, जरा थर्ड सेंटेंस को पढ़ो। मैं यहां पे भी सही ऑप्शन लिख गया हूं, यहां पर मैं दूसरा वर्ब लिख देता हूं ताकि आप बेटर तरीके से समझ पाओ। यहां पर मैं एक वर्ब लिख देता हूं, एंश्योर। चलिए पढ़िए जरा एक बार इसको। डिस्क्रिप्टिव बैच कल शो हो जाएगा फाउंडेशन में, वैसे फाउंडेशन में शो नहीं हो रहा कि डिस्क्रिप्टिव? ठीक है, फाउंडेशन में अभी इसको कर देता हूं मैं। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्टिव बैच दिखने लग जाएगा फाउंडेशन में, अभी दिखने लग जाएगा क्लास के बाद। अब यहां पर आप देखो, आप इतनी सारी बड़ी कहानी लिखी हुई है फलना ढिमका, लेकिन अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा, ना तो प्रोडक्शन इसका सब्जेक्ट है, ना एडवांसमेंट्स इसके सब्जेक्ट है, ना टेक्नोलॉजी इसका सब्जेक्ट है, ना मैनेजमेंट इसका सब्जेक्ट है। इसका सब्जेक्ट है राइस, और राइस सिंगुलर है। सिंगुलर है तो यहां पर एंश्योर नहीं होना चाहिए, एंश्योर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एंश्योर्स जो है वो इसका राइट आंसर होगा। वॉइस इश्यू आ रहा है क्या अनुभव? आई थिंक अभी क्लियर आया यार, आज मैं कॉलर वाली टी शर्ट नहीं पहन पाया, वरना उसमें माइक क्या लगता है। आई थिंक अभी क्लियर आ रही होगी आवाज आप सभी को वैसे तो।
हाँ, चाहे सेंटेंस में कितने भी प्रेपोजिशंस हो आप ऐसे समझ सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखिए अभी आपकी जर्नी सीखने वाली चल रही है, अभी एग्जाम को तो हम टारगेट कर ही रहे हैं लेकिन सीखने की भी जर्नी चल रही है। तो जब आप इन आंसर्स को समझ रहे हैं ना, तो आप दोनों तरीके से समझिए। जैसे आपने यहां पर समझा क्या बड़ा है, कोऑपरेशन बड़ा है। क्या क्या कर रहा है, किसने रिवॉल्यूशनाइज किया है, आइडिया ने रिवॉल्यूशनाइज किया है। ठीक है, यहां पर भी देखो क्या इंश्योर करता है पॉजिटिव आउटलुक, जो बढ़ोतरी हुई है, तो राइज जो है इसका राइट आंसर आएगा। आई होप सभी को क्लियर होगा। एक बार सीएल टाइप कर दीजिए। आपके एग्जामिनेशन में इससे कठिन या इससे कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में क्वेश्चन भी नहीं आएगा, तो ये आपका बेंचमार्क है कि आपने इतने तक पढ़ लिया, आपका काम डन है। इससे इजी आ सकते हैं, आसान तो बहुत आते ही रहते हैं, लेकिन बेंचमार्क ये 3 क्वेश्चंस हैं, इससे ऊपर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। बात समझ में आई? क्लियर है। अब देखो यहां पर ये टॉपिक खत्म नहीं होता। इस टॉपिक को करने के लिए हमें 2-3 चीजें और समझनी है। क्या? पहली चीज, कुछ वर्ड्स को हमने समझना है। वर्ड्स कौन कौन से हैं? वर्ड है एक ईच, वर्ड है ईच पहला। दूसरा वन, उसका एग्जाम्पल मैंने अभी दिया ही आपको, बोथ, आइदर, नाइदर। ठीक है, ईच वन, बोथ, आइदर, नाइदर, ऑल। ईच वन, बोथ, आइदर, नाइदर, ऑल। A number of, sorry, a number, the number। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, ये वर्ड्स आपको समझने की जरूरत है, यहां से भी आपको जुड़े हुए सवाल मिल जाएंगे। तो पहले तो मैं इनके बेसिक्स आपको समझा देता हूं। देखो, ईच जो वर्ड होता है ना, इसका मीनिंग प्रत्येक होता है। प्रत्येक को इंग्लिश में बोले तो 1 बाय 1 बोल सकते हैं। अब 1 अगर यूज कर रहे हैं तो इसका नेचर कैसा है? सिंगुलर है। दिस इज सिंगुलर इन नेचर, एक वचन है ये। 1 का मतलब मैंने आपको बताया ही। ठीक है, इसका नेचर भी सिंगुलर है। बोथ का मतलब आप जानते हैं 2 होता है, 2। और कोई भी चीज अगर 2 है, एक से ज्यादा है, तो वो क्या है? प्लूरल है। ये हमें क्लियर होनी चाहिए। आइदर का मतलब होता है 1 ऑफ द 2, 2 में से एक। अब वही क्वेश्चन आता है, 1 ऑफ द 2 किसकी सुने? 2 की सुने, 1 की सुने? किसकी सुनेंगे? ऑफ लगाए। किसकी सुनेंगे? इसकी नहीं सुनेंगे, ऑफ से पहले वाले की सुनेंगे। यानी आइदर का भी मतलब क्या है? एक है, या तो ये या तो ये। तो इसका नेचर भी कैसा है? सिंगुलर है। नाइदर का मतलब होता है क्या? 0 ऑफ द 2, यानी 2 में से कोई भी नहीं, ना तो ये वाला ना ये वाला। किसकी सुने? 2 की सुने या 0 की सुने? 0 की सुनेंगे। 0 और 1 दोनों ही सिंगुलर होते हैं। ऑल, ऑल मतलब कम से कम किसी चीज को तुम ऑल बोल रहे हो तो यार 2 से ज्यादा ही होंगी, 2 से ज्यादा होंगी। और 2 से ज्यादा होंगी तो बेटा क्या है? ऑल का मतलब जनरली मोर देन 2 होता है। ठीक है, मोर देन 2, तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्लूरल आपका। अ नंबर का सिनोनिम होता है मेनी। अ नंबर का मतलब हो गया मेनी, बहुत। और मेनी क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, प्लूरल होगा। द नंबर का मतलब होता है काउंट। क्या मतलब है काउंट का? वो मैं आपको बताऊंगा। ये सिंगुलर होता है। तो आपको एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में ये सारे वर्ड्स और फ्रेजेस देखने के लिए मिलेंगे। कभी छोटे क्वेश्चंस आएंगे, कभी बड़े क्वेश्चंस आएंगे, कभी फिलर्स में आएंगे, कभी इंप्रूवमेंट्स में आएंगे, लेकिन आमतौर पर आपको यही शब्द देखने के लिए मिलेंगे। जैसे अब देखो, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, तो मुझे आपको हर चीज ना रूल की तरह बताने की जरूरत नहीं है कि रूल नंबर 11, रूल 12, रूल 13, रूल 14, रूल 15। उसका मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो एग्जामिनेशन में क्लिक नहीं होगा दिमाग में। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्या है? प्रपोजिशन देखूंगा, पहले देखूंगा सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है सिंगुलर वर्ब लगाऊंगा, प्लूरल है प्लूरल वर्ब लगाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट है, सभी पे अप्लाई कर दो एक ही साथ। सभी पर कर दो तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज ऑटोमेटिकली क्लियर।
बात समझ में आ रही है? कि एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को लिखूं, मैं कहूं ईच ऑफ द institutions have pragmatically ensured कर दी क्या ऐड? डिस्क्रिप्टिव कोर्स आपके में ऐड हो चुका है, फाउंडेशन के जो भी बच्चे हैं उनके में डिस्क्रिप्टिव ऐड हो चुका है, एसबीआई वालों के में ऑलरेडी ऐड था वो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ईच ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैव pragmatically ensured that the top 1% are only entertained। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके एग्जामिनेशन में आ गया। अब मैं आपको रूल की तरह पढ़ाता, अच्छा ईच का मतलब रूल नंबर 12 ये है, ईच ऐसा है वैसा है फलना है ढिमका। अरे मेरे को आपको कुछ नहीं बताना, मेरे को आपको दो चीजें बताई हैं मैंने आपको पहले दिन से, वही मैं यहां पर भी मेंटेन करूंगा। पहली चीज मैंने आपको क्या बताई है कि आइडेंटिफाई द वर्ब, दिस इज योर वर्ब, राइट, आपका आधा काम डन हो गया। सेकेंडली आइडेंटिफाई द प्रपोजिशन। अब आपका अगर ये प्रपोजिशन है, आपको कोई लेना देना नहीं है यहां क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, डज नॉट मैटर। ऑटोमेटिकली योर सब्जेक्ट बिकम्स ईच, और ईच आपका अगर सब्जेक्ट बना है, ईच अगर आपका सब्जेक्ट है तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ईच ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैव प्रैग्मेटिकली, नहीं सॉरी, ये आपका वर्ब है हैव और एंश्योर्ड। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि यहां पर हैव का कोई काम नहीं है, यहां पर हैज आना चाहिए। यहां पर क्या आना चाहिए, हैज जो है वो आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा, बिकॉज दिस इज सिंगुलर इन नेचर, दिस इज सिंगुलर इन नेचर। उसी तरह से अगर मैं यहां पर कहूं मैंने कहा आइदर ऑफ द प्रोग्रामर्स engaged in developing the software display resistance due to uneven pay distribution। ठीक है, मान लीजिए आपके एग्जामिनेशन में ये सेकंड वाला सवाल आ जाता है, आइदर ऑफ द प्रोग्रामर्स एंगेज्ड इन डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर डिस्प्ले रेजिस्टेंस ड्यू टू अनइवन पे डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो आपको एक बात समझने की जरूरत है, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें वर्ब कौन सा है, आप में से शायद बहुत सारे बच्चे कहेंगे वर्ब ये है, वर्ब ये नहीं है इसका, ठीक है, ये पार्टिसिपल है। कैसे है पार्टिसिपल, वो मैं आपको समझाऊंगा। यहां पर जो इसका वर्ब फॉर्म है वो वर्ब फॉर्म है डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब होता है दिखाना, ठीक है। अब अगर आपको ये पता चल जाए कि इसका वर्ब फॉर्म डिस्प्ले है, तो आपको सब्जेक्ट के लिए मारामारी करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि ये प्रोग्रामर्स इसका सब्जेक्ट नहीं हो सकता। यहां पर इसका सब्जेक्ट क्या है, आइदर है, और अगर आइदर सब्जेक्ट है तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्ले अगर फर्स्ट फॉर्म है तो यहां पर डिस्प्ले नहीं आना चाहिए, यहां पर डिस्प्लेज आना चाहिए। यहां पर क्या आना चाहिए, डिस्प्लेज जो है वो आना चाहिए, तब जाके ये सही होगा। क्योंकि अगर आपका वर्ब अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी जो वर्ब फॉर्म्स हैं वो क्या लेकर आती हैं, एस लेकर आती हैं। तो यहां पर हमें डिस्प्लेज लिखना पड़ेगा। देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन एग्जैक्टली यही पूछा जाएगा, इसी तरीके का पैटर्न का पूछा जाएगा। तो आपका दिमाग क्लियर होना चाहिए। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे जो बेसिक्स से तैयारी कर रहे हैं, जो पहली पहली बार घुसे हैं इस फील्ड में, उनको इस बात को लेकर डाउट होता हो कि सर आप कह देते हो कि ये वर्ब नहीं है, हमें तो ये भी वर्ब दिखाई दे रहा है।
हमें तो ये भी वर्ब दिखाई दे रहा है, हमने पढ़ा हुआ है आईएनजी भी वर्ब होता है, सेकंड फॉर्म भी वर्ब होता है। तो हो सकता है देयर इज अ स्लाइट कंफ्यूजन कि यार ऐसा भी लग रहा है, क्या मैं कैसे पता लगाऊं कि ये वर्ब है, ये भी वर्ब लग रहे हैं मुझे। तो उसके लिए आपको दो चीजें समझने की जरूरत है। पहली चीज आपको क्या समझने की जरूरत है, जो मैं क्लास में कई बार बोल चुका हूं, कोई भी अगर आपको वर्ड इस फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है, तो कल के क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि इसको देखकर ही वर्ब ना माने। कोई भी आईएनजी फॉर्म तीन काम करती है। पहला काम है वर्ब का, दूसरा काम है एडजेक्टिव का जिसको हम पार्टिसिपल कहते हैं, और तीसरा काम है जीरंड का जिसको हम नाउन कहते हैं। कल हमने इसके क्वेश्चंस भी करे थे। आपको अभी, क्योंकि आप अभी शुरुआत कर रहे हो, आपको सिर्फ एक चीज समझनी है कि कोई भी आईएनजी फॉर्म वर्ब तभी कहलाई जा सकती है, कोई भी आईएनजी फॉर्म क्रिया तभी कहलाई जा सकती है जब उससे पहले बी फॉर्म्स लिखे हो। बी फॉर्म्स का मतलब क्या हो गया, इज लिखा हो, एम लिखा हो, आर लिखा हो, वॉज लिखा हो, वर लिखा हो, बी लिखा हो, बिन लिखा हो, बींग लिखा हो। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तब ही वो जो है आईएनजी जो बाद में लगा हुआ है वो वर्ब होगा। जैसे अगर मैं कहूं ही इज स्विमिंग और मैं कहूं स्विमिंग रिलीव्स स्ट्रेस, ठीक है। मैं दो सेंटेंस लिखूं, पहला ही स्विमिंग, दूसरा स्विमिंग रिलीव स्ट्रेस, तो आप इस बात को समझ जाइए कि यहां पर जो ये स्विमिंग है ये वर्ब है। कैसे पता, इसके पहले देखो बी फॉर्म लगा हुआ है, हाँ है ना। यहां पर ये जो स्विमिंग है ये क्या है उसको छोड़ दो, अभी बस इतना श्योर है कि ये वर्ब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इससे पहले बी फॉर्म नहीं है, इससे पहले जो है बी फॉर्म नहीं है। बी फॉर्म नहीं है तो कुछ भी होगा, एडजेक्टिव होगा, वर्ब होगा, हालांकि यहाँ सॉरी एडजेक्टिव होगा, जीरंड होगा, हालांकि यहाँ पर ये जीरंड है, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि वर्ब नहीं है। तो पहली चीज तो आपको ये समझ में आनी चाहिए, आपके दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए, एकदम क्लियर। दूसरी चीज आपको क्या समझ में आनी चाहिए कि कोई भी वर्ब्स होते हैं, जो जैसे एक वर्ड है वर्क, तो जनरली जो वर्ब्स होते हैं उनकी दूसरी और तीसरी फॉर्म सेम होती हैं। जैसे वर्कड हो गया और वर्कड हो गया, ठीक है। अब सेकंड फॉर्म भी ये है और थर्ड फॉर्म भी ये है, इनकी शक्ल भी सेम है, राइट और रॉन्ग। तो आपको क्या करना है, इस बात को समझना है कि अगर कोई चीज थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म तब तक हम नहीं लिख सकते जब तक पहले हम हैज, हैव या हैड यूज ना करें, ठीक है। जैसे मैंने कहा ही हैज वर्कड, ठीक है। तो यहां पर ये वर्कड क्या है, थर्ड फॉर्म है, क्योंकि पहले हैज लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं ही, या मैं एक सेंटेंस लिखूं, दे फेल्ट वर्कड एंड टायर्ड, दे फेल्ट वर्कड एंड टायर्ड। तो अब यहां पर ये जो वर्कड है ना, ये थर्ड फॉर्म हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इससे पहले हैज हैव हैड नहीं लगा हुआ, तो इसको हम वर्ब नहीं मानेंगे। अब ये वर्ब नहीं है तो क्या हो सकता है, उस केस में ये पार्टिसिपल होता है। पार्टिसिपल का मतलब होता है एडजेक्टिव। ये सब आगे की कॉम्प्लेक्स बातें हैं, अभी मैं सिर्फ आपको ये सिखा रहा हूं कि कैसे आप देखकर पहचान सकते हैं कि आईएनजी क्रिया है या नहीं है, थर्ड फॉर्म क्रिया है या नहीं है। बस इतना समझ लो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। क्लियर है, एक बार सीएल दे दीजिए मुझे सारे के सारे, एवरीबडी प्लीज। ठीक है, चलिए। अब आपको अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो मैं आपको कितने भी सेंटेंस लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिख दूं, neither of the companies
इन्वॉल्व। एक चीज और मैं आपको बता दूं, मंडे से मैं आप लोगों के लिए एडिटोरियल शुरू कर दूंगा और शायद सुपर मॉक भी शुरू कर पाऊं। पहले एक दिन एडिटोरियल लगाकर देखूंगा, लगेगा कि एनर्जी बनी हुई है तो फिर सुपर मॉक भी नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर दूंगा, बट एडिटोरियल की बहुत डिमांड आ रही है, वो स्टार्ट कर दूंगा। नाइदर ऑफ द कंपनीज इन्वॉल्व इन द डिस्प्यूट हैव appeared in the court। ठीक है, इस सेंटेंस को पढ़िए जरा। Neither of the companies involved in the dispute have appeared in the court। आंसर करिए जरा एक बार। बिल्कुल, अब आपको ये क्लैरिटी मिल गई है कि अगर आप इसको देख रहे हो ना, ये थर्ड फॉर्म नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसके पास हैज हैव हैड नहीं है। थर्ड फॉर्म कौन सी है? ये वाली, क्योंकि हैव लगा हुआ है। यानी आपका वर्ब ये है। अगर आपका वर्ब ये है तो आपका सब्जेक्ट आप किसको मानोगे? कंपनीज को आप नहीं मान सकते, ऑफ को मानोगे। ऑफ को मानोगे, ऑफ आपका प्रपोजिशन है, तो आप किसको मानोगे? नाइदर को मानोगे। नाइदर मतलब जीरो, जीरो मतलब सिंगुलर, तो यहां पर आप हैज यूज कर लोगे और लिखोगे नाइदर ऑफ द कंपनीज इन्वॉल्व इन द डिस्प्यूट हैज अपीयर्ड इन द कोर्ट। क्या लिखोगे? हैज अपीयर्ड इन द कोर्ट। आई होप क्लियर हुआ होगा। उसी तरह से पता नहीं, मैं समझ नहीं पाता, लेकिन कुछ चीजों को एग्जामिनर पकड़ लेता है, जबकि वो बहुत बोरिंग चीजें होती हैं, उनमें कोई खास स्किल नहीं होती है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर साल दर साल उन सवालों को पता नहीं क्यों पूछता रहता है। उन्हीं में से एक सवाल है ये वाला। अ नंबर of students is applying for this post। A number of students is applying for this post। और दूसरी तरफ the number of students applying for this post are 70। ये दो क्वेश्चंस जो आपको बार बार एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलेंगे। अब आप इस बात को समझो, यहां पर जो है मैंने आपके लिए जो लिखा है अ नंबर ऑफ, ये जो लिखा है ना अ नंबर ऑफ, इसका मतलब होता है मेनी। तो अब जैसे ही मैनी आया तो इसका मतलब है ये प्लूरल नाउन फॉर्म है बेटा। जैसे ही यहां पर आपने देखा कि मैंने यहां पर मैनी लिखा है, तो मैनी देखते ही आपको पता चल गया कि ये तो यार प्लूरल नाउन फॉर्म है। अगर आपको ये पता चल गया है कि ये प्लूरल नाउन फॉर्म है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि यहां पर इज नहीं आना चाहिए, यहां पर आर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? यहां पर आर जो है वो आपका राइट आंसर, एप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए। तो आर आपने यहां लगा दिया। उसी तरह से आप देखेंगे द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ का मतलब है कि कोई आपसे काउंट पूछ रहा है, कितने लोग आए थे? 5 आए थे, 6 आए थे, 7 आए थे, 10 आए थे, 20 आए थे, 100 आए थे। तो जो काउंट होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर, कितने लोगों ने अप्लाई किया? काउंट बताओ। 70 लोगों ने अप्लाई किया। तो ये जो काउंट है ये सिंगुलर है, तो यहां पर आर नहीं, यहां पर इज आना चाहिए। तो द नंबर ऑफ के साथ हम क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। आ नंबर ऑफ के साथ क्या लगाते हैं? हम आर लगाते हैं। ये क्लैरिटी हमारे दिमाग में एकदम अपफ्रंट होनी चाहिए, इसमें किसी के मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको बार बार एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है? तो यहां पर बेसिकली आपको यही समझने की जरूरत है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से आपके दिमाग में। अगर क्लियर है तो एक बार मुझे सीएल टाइप करके दो सारे के सारे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये जो है बेसिकली आपका पूरा कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। आपके पास आज ही क्या आएगी? एक शीट आएगी। उस शीट में लगभग 100 क्वेश्चंस हैं। उन 100 क्वेश्चंस के लिए मैं आपको 2 डेज का टाइम दे रहा हूं। टुडे इज वेंसडे, आई विल गिव यू थर्सडे एंड फ्राइडे। ऑन सैटरडे
वी विल हैव अ डाउट सेशन रिगार्डिंग दिस, कि जो भी हमने 100 क्वेश्चंस किए हैं उसका डाउट सेशन, जो भी 100 क्वेश्चंस हैं आपको वो तो मैं सॉल्व करवा ही दूंगा, यहाँ डाउट मेरी टीम में से एक मेंबर करवाएंगे, वो करवा ही देंगे। लेकिन अगर आपका खुद का भी कोई डाउट है, आपने कहीं कोई क्वेश्चन पढ़ा है, तो वो भी आप पोस्ट कर सकते हैं, वो भी आप पूछ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये आपका जो टॉपिक है ये कंप्लीटली कवर हो जाएगा, इसमें किसी को कोई डाउट जो है रह नहीं जाएगा। आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, तैयारी उस तरीके से करनी है कि आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, खुद पे हावी नहीं होना बहुत ज्यादा, बहुत लिमिटेड चीजें करनी है लेकिन तरीके से करनी है, फंडामेंटल्स बनाकर करने हैं दिमाग में। एडिटोरियल जब स्टार्ट हो जाएगा तो रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी है, आपको पता है मैं एमसीक्यूज करवाता हूं वहां पर, उनकी आदत डेवलप करनी है, तो धीरे धीरे जो है आप उस डायरेक्शन में चले जाओगे, कोई बहुत बड़ा इशू आएगा नहीं। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए हम मिलेंगे कल के क्लास में, कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ये हमने खत्म कर दिया यहां पर, कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, साथ में पैरेलली असाइनमेंट करते रहो आप, और फिर जो है इसका सैटरडे डाउट सेशन लगा लेंगे। क्लियर है? चलिए कल भी टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे एग्जामिनेशन रेलिवेंट होगा और अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट होगा, सीखने में मजा आएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा सभी को।